जय हिंद आप सभी को। पिछली क्लास में हमने स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो चलिए द्विगुण व्यंजन देखते हैं किसे कहते हैं। द्विगुण व्यंजन इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन तो द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? अड़ा, ड़ा और ढा को, ड़ा और ढा जो होते हैं वो द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन दो व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। और देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंक। ये अनुस्वार व्यंजन है और विसर्ग आहा को बोलते हैं। विसर्ग किसे बोलते हैं? आहा। इस प्रकार से हमने देखा द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है, जैसे हम लोगों ने संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ा था, वैसे संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन भी दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कौन कौन से व्यंजन के मेल से कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है, चलिए उसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं छा। छा किसके मेल से बनता है? क। छा का और खष्टी शा के मेल से बनता है। और त्रा, ता और रा के मेल से बनता है त्रा। ता और रा के मेल से त्रा बनता है। और ज्ञा, ज्ञा जो है वो जा और इया। जा और इया के मेल से ज्ञा का निर्माण होता है। और एक है छात्र, ज्ञा और श्रा। श्रा का निर्माण कैसे होता है? बड़ा श और रा। इस तरह से छात्र, ज्ञा और श्रा का निर्माण इस प्रकार के व्यंजनों के संयोग से जो है बनता है। इस तरह से हमारे द्विगुण व्यंजन कंप्लीट हुए। अनुस्वार क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, विसर्ग क्या होता है उसके बारे में जाना, और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं उनके बारे में जाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। पहले हम वर्णमाला को काउंट कर लेते हैं। वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला के जो 52 वर्ण है वो कौन कौन से वर्ण हैं
उनको जरा एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्णमाला 52 वर्ण। अब ये 52 वर्ण जो है कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर देखेंगे। स्वर हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 स्वर। और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25। 11 स्वर हुए, 25 स्पर्श व्यंजन हुए। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4 थे। स्वर 11 हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, ऊष्म 5 4 हो गए। और द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन अभी हम लोगों ने द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ा। 2 द्विगुण व्यंजन हो गए। और अनुनाद, अनुस्वार 1 और विसर्ग और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4। इस प्रकार से हमारे वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं ये पूरे इस तरह से कंप्लीट होते हैं। हमारे वर्णमाला के 52 वर्ण में 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 1 अनुस्वार होता है, 1 विसर्ग होता है और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से वर्णमाला के 52 वर्ण बनते हैं। अब आगे देखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब होता है जिन वर्ण को बोलने में हमारे मुख से कम सांसें निकलती हैं या सांस की मात्रा कम निकलती है, वो अल्प प्राण उसको कहा जाता है। जिस वर्ण को बोलने में कम सांस का प्रयोग होता है। या अल्प सांस का प्रयोग होता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं। जैसे वो कौन है? जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के
स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा, और पांचवा ये जो है पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। एग्जाम्पल के लिए अगर हम का वर्ग को लेते हैं, का वर्ग जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, का वर्ग जैसे लेते हैं का, खा, गा, घा और अंगा। अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें से अल्प प्राण कौन सा है, इसमें से अभी हमने लिखा कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये हमारा अल्प प्राण है, और प्लस जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, या, रा, ला और वा, ये क्या है, ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। अब महाप्राण को देखते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण, महाप्राण में वह वर्ण जिसके उच्चारण में सांस की अधिक मात्रा खर्च होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। वह वर्ण जिसके उच्चारण में सांस की अधिक मात्रा खर्च होती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे किसी वर्ण का, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए का वर्ग ही लेते हैं, का वर्ग जिसका उच्चारण स्थान कंठ था, कंठ, का वर्ग में जैसे का, खा,
ग, घ और अ। तो जैसे इसमें महाप्राण का नियम देखें, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा। तो अगर का वर्ग का देखें तो दूसरा और चौथा, यानी घ, ख और घा, ये दोनों महाप्राण के अंतर्गत रखे जाएंगे। और प्लस इसमें और क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बड़ा सा, छोटा सा, हाँ। महाप्राण में किसी वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आएंगे। इस तरह से हमने अल्प प्राण और महाप्राण को देख लिया। इसके बाद हम घोष और अघोष के बारे में पढ़ेंगे कि घोष और अघोष क्या होता है। घोष और अघोष की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण रखे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। घोष, घोष को ही सघोष कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रखा जाता है। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। घोष के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रखा जाता है। और इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन को भी रखते हैं। प्लस इसमें कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। इस तरह घोष के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे स्पर्श व्यंजन आपको पता है। जैसे का वर्ग को लेते हैं, का वर्ग का लेते हैं तो इसमें जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। इसका नियम क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? या, रा, ला और वा और प्लस सभी स्वर। सभी स्वर में
आ से लेकर के अ तक ये सभी घोष के अंतर्गत आते हैं। अब घोष को भी देखते हैं। अघोष, अघोष के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के, इसके अंतर्गत किसको रखा जाएगा? पहला, इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण रखा जाएगा। इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। दूसरा वर्ण रखा जाएगा और सभी ऊष्म व्यंजन, इसमें सभी ऊष्म व्यंजन नहीं रखे जाएंगे, ऊष्म व्यंजन रखा जाएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल में बता देंगे। सभी ऊष्म व्यंजन जैसे का वर्ग को ही लेते हैं। का वर्ग में जैसे का, खा, गा और घा। तो इसका नियम क्या है? इसके अंतर्गत सभी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये अघोष होता है। और इसके साथ में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का और सा ये रखा जाता है। का वर्ग का का, खा रखा जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा रखा जाएगा, और ऊष्म व्यंजन रखा जाएगा। ये अघोष में आता है, हा नहीं आता। हा को इससे अलग रखा गया। हा जो है अघोष की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये जिसको हम बड़ा सा बोलते हैं, खसकी सा बोलते हैं और छोटा सा भी बोलते हैं, ये तीनों अघोष में रखे जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने जो है अल्प प्राण देखा, महाप्राण देखा और घोष देखा, अघोष देखा, द्विगुण व्यंजन देखा, अनुस्वार क्या है उसको देखा, विसर्ग क्या है उसको देखा, और वर्णमाला में कौन कौन जो 52 वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं उनकी पहचान हमने की। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो सब स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। सब स्वर अल्प प्राण होते हैं।
सब स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन बनता है कि सब स्वर हैं और ऑप्शन में अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष रख दिया जाता है। तो सब इनके अनुसार सब स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सभी स्वर घोष होते हैं। घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष होते हैं। अभी हमने घोष को जब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि घोष जो होता है, घोष के अंतर्गत वही पढ़ा था हमने, आ से लेकर के अ तक सभी स्वरों को उसमें जो है रखा गया था। तो इस तरह से हमारे हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी कुछ बचे हुए हैं, उनको अगली क्लास में कराएंगे, नहीं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।